हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री की। सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। आप यूपी कैडेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप बीएचयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखिए, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको बता दूं, ये इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जाती है, कोई भी आपसे इसका चार्ज नहीं लगता है। तो करते हैं आज इस वीडियो की शुरुआत। देखो, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन आज भी इस वीडियो में कराऊंगा आपको, जो एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन इस वीडियो से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को मिस नहीं करना। पहला क्वेश्चन समझ लो आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ठोस पदार्थ का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। देखो, आपको पता है कि भाई ठोस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? यानी एक होती है ठोस और दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। ठीक, तो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कह रहा है, देखो, वह कह रहा है ठोस पदार्थ का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। समझो, यहाँ से देखो, ये कोई चीज़ है, ये ठोस है, ठीक है, और ये द्रव में बिना चेंज हुए सीधे किस में चेंज हो जाए, ये गैस में चेंज हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर मैं आपको बता दूं। देखो, समझो इस क्वेश्चन को आप आराम से समझिए। ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मैं इसका ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल्स दूं तो आपके एग्जाम्पल्स हो जाएगा कपूर। ठीक है, कपूर के साथ साथ आयोडीन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन। ठीक, इसके बाद नौसादर भी हो जाएगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं कि आप ये बताओ कपूर किसका एग्जाम्पल है, तो ऊर्ध्वपातन का है। आयोडीन भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी ऊर्ध्वपातन का है। और जो नौसादर है ये भी ऊर्ध्वपातन का है। इसके बाद आ जाता है अगला एग्जाम्पल है नैप्थेलीन। अगर पेपर में आ जाए आपका नैप्थेलीन, तो नैप्थलीन भी किसका है, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं नौसादर की बात करूं तो नौसादर को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो, यहाँ से कई क्वेश्चन मैंने बता दिए एक ही क्वेश्चन से, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करना और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि हर बच्चा अच्छे से पढ़ सके। अब देखो, यहाँ से उसी से रिलेटेड है, ऊर्ध्वपातन से ही संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। आपसे कह रहा है ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अब देखो, ऊर्ध्वपातन का गुण है वो किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला है सोडियम क्लोराइड में, पहला है सोडियम क्लोराइड में, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड में, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड में, और चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो अभी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, कई एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, उन्हीं में से एक एग्जाम्पल आपका बिल्कुल फंस गया है यहाँ पे, वही ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको बताया था नौसादर। क्या है? मैंने आपको नौसादर बताया था भाई, कि नौसादर जो होता है वो ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है उसके अंदर। तो नौसादर का जो दूसरा नाम मैंने आपको बताया वो बताया था अमोनियम क्लोराइड। यानी इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का जो गुण है वो पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड तैयार की गई है। इस स्लाइड को अच्छे से समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बनते हैं, समझिए। देखो, बिस्मांगी मिश्रण है, तो भाई बिस्मांगी जो मिश्रण है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो समांगी की बात कर रहा है, बाद में बिस्मांगी की। ठीक है, तो समांगी मिश्रण पहले समझ लो। समांगी मिश्रण क्या है?
विलयन और मिश्र धातुएं जो होती हैं वो समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से विषमांगी मिश्रण, समांगी का मतलब होता है समान और विषमांगी का मतलब होता है अपोजिट यानी विषम। जैसे पेट्रोल और जल का मिश्रण क्या है, पेट्रोल और जो जल है इसका मिश्रण है तो वो कहलाएगा विषमांगी, और विलयन और मिश्र धातुओं का मिश्र धातुएं हैं तो कहलाएगा समांगी मिश्रण। इसी प्रकार सार्वत्रिक विलायक है तो सार्वत्रिक जो विलायक है वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। सार्वत्रिक विलायक क्या है, जल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दूध एक है तो दूध एक क्या है, दूध एक पायास है। दूध एक क्या है, पायास है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं तो कौन कौन से ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कपूर है, नौसादर है, नौसादर को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, और आयोडीन है और नैप्थलीन है। ठीक, नैप्थलीन हो गया आपका, आयोडीन हो गई, नौसादर हो गया और आपका कपूर हो गया। ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, इस बात को आपको समझना है। अगला है कोलाइड है तो कोलाइड के एग्जाम्पल समझो, जैसे गोंद, जिलेटिन, दूध, स्याही और रक्त, ये क्या है, ये कोलाइड है। कौन कौन से हैं, दूध है, जिलेटिन है, गोंद है आपका और जिलेटिन है, दूध है, स्याही है और रक्त है, ये आपके कोलाइड हैं। ठीक है। अगला है क्रिस्टलाभ तो क्रिस्टलाभ कौन कौन से हैं, देखो अम्ल क्रिस्टलाभ है, क्षार क्रिस्टलाभ है, शर्करा क्रिस्टलाभ है, ग्लूकोज क्रिस्टलाभ है, सोडियम क्लोराइड भी क्या है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाभ है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोलाइडी कणों की साइज। अब जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी साइज क्या होती है, ठीक है। तो साइज की बात करें तो ये होता है 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक। कितना, 50 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कोलाइडी कणों की जो साइज है, कोलाइडी कणों की जो साइज है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, समझो इसको। देखो धातुओं सल्फाइडों और धातु हाइड्रा ऑक्साइडो, धातु क्लोराइडो आदि के जल में सॉल। ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ये सब द्रव विरोधी कोलाइड के हैं। अगला है द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रव स्नेही जो कोलाइड है इस पे आप स्टार लगाओ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। द्रव स्नेही कोलाइड है, एग्जाम्पल आपसे दे देगा, एग्जाम्पल में आपको दे देगा जिलेटिन, और आपको 3 एग्जाम्पल और दिए होंगे, 3 विकल्प और दिए होंगे। आपसे पूछेगा आप ये बताओ द्रव स्नेही, इनमें से द्रव स्नेही कोलाइड कौन सा है। तो आंखें मीच के आपको जिलेटिन लगाना है, चाहे जिलेटिन आए, चाहे स्टार्च हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे गोंद हो। ठीक है, ये सब क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। आदि के जल में सॉल, इस पे भी आप स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है कि भाई ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है। तो कोलाइडी कणों द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन है ये कहलाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडी कणों की निरंतर, क्या कह रहा है, कोलाइडी कणों की निरंतर और तीव्र अनियमित गति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगाइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैंने बनाई है आपके लिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए। आज की इस वीडियो को लाइक का जो टारगेट है वो है 100 लाइक। आप 100 लाइक करवाइए जल्दी से जल्दी। आपको रोज़ाना बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो भाई कोलाइडी कणों की जो निरंतर और तीव्र अनियमित गति कहलाती है वो कहलाती है ब्राउनी गति। क्या कहलाती है, ब्राउनी गति। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है मिश्रणों के पृथक्करण की प्रविधि क्या कहलाती है।
तो जो मिश्रण है, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों से जो मिलकर बनता है मिश्रण को आप चाहे दो पदार्थों को मिक्स कर लो, चाहे तीन पदार्थों का, वो आपके ऊपर है। तो मिश्रण जो होता है, मिश्रणों के जो पृथक्करण की जो प्रविधि है वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी। ये आपको ध्यान रखना है। मिश्रणों के पृथक्करण की जो विधि है वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। अगली स्लाइड आप यहाँ पे देखिए, ये मैं आपके लिए आंकिक क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि पेपर में आंकिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखो, कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ पे समझना कैल्शियम की बात कर रहा है, यानी Ca की बात कर रहा है। कैल्शियम परमाणु का एक द्रव्यमान 6.64 गुणे 10⁻³ ग्राम है, ठीक है। अब आगे कह रहा है 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो सीधे सीधे हमें क्या निकालना है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है वो कैल्शियम परमाणुओं की संख्या। तो सीधे सीधे देखो, कैल्शियम परमाणु की संख्या आप कैसे करके निकालोगे, थोड़ी सी आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, फिर आपको स्वयं से निकालना है। सीधे सीधे लिखोगे आप कैल्शियम परमाणु की संख्या, ठीक। कैल्शियम परमाणुओं की संख्या बराबर कितना दे रखा है इसने ये कह रहा है 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो 10 ग्राम में उपस्थित की बात कर रहा है, ऊपर सीधे लिख लो आप 10, और अपॉन में कितना है? द्रव्यमान, यानी कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 6.64 गुणे 10⁻³ तो यहाँ पे लिखोगे आप, चलिए यहाँ पे आपका सॉल्व कर देते हैं। ऊपर लिखोगे आप 10 और नीचे लिखोगे आप कितना दिया था? 6.64 गुणे 10⁻6.64। एक मिनट रुकिए, ये दिया था आपका डाटा 10 और नीचे था आपका अपॉन में 6.64 गुणे 10⁻³ ये था, ठीक है। अब आपको करना क्या है? देखो, आपको अगर ये दशमलव हटाना है, 2 अंकों के बाद है, तो आप 2 अंक ऊपर 0 बढ़ा दो, ठीक है। और आपको ये बात तो पता है कि ये -23 हैं अपॉन में, और ऊपर जब जाएंगे तो ये काय में चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस में चेंज। प्लस में चेंज कितना हो जाएगा? 10 की पावर प्लस का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6.64 को आप कितने 6.64 से भाग दे दो कितने के लिए? 1000 के लिए। कितने के लिए? 1000 के लिए। तो आपको मैं बता दूं, आपको ये मिल जाएगा, पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा 1.5 गुणे 10⁻23। सभी स्टूडेंट इसका आंसर निकालना, काटा पीटी करके आपको यही मिलेगा। इतना काटोगे तो आपको मिलेगा 1.5, और ये 10 की पावर जो -23 है ऊपर जाके हो जाएगी प्लस में 23। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। देखो, जल में घुली निलंबित अशुद्धियाँ, जो जल में बहुत सारी अशुद्धियाँ जो घुली होती हैं, तो उन अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। अब देखो यहाँ पे समझो, जल में घुली निलंबित अशुद्धियाँ जो हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको देनी है, ठीक है। वैसे तो विधियाँ तो इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भाई जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आसमन। क्या हो जाएगा? आसमन हो जाएगा। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि भाई जल है, ठीक है, और जल में बहुत सारे क्या है? कंकड़ घुले हैं। क्या है? कंकड़ घुले हैं। उनको, इन कंकड़ों को अलग करने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो आसवन कहलाएगी। जल में घुलित निलंबित अशुद्धियाँ हैं, बहुत सारी कंकड़ हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। अब देखो, यहाँ पे विषमांगी मिश्रण की बात कर रहा है, ना कि वो समांगी मिश्रण की बात कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, बी ऑप्शन है आयोडीन युक्त नमक, सी ऑप्शन है गुब्बारे में भरी वायु, और डी ऑप्शन है ब्रास यानी पीतल।
अब बिस्मांगी मिश्रण है, आपसे ये पूछ रहा है बिस्मांगी मिश्रण है, इसका एग्जाम्पल आपको देना है। तो आपको हम इसकी परिभाषा देखो बता दें बिस्मांगी मिश्रण की क्या होती है। मैं आपको बता दूं, एक या एक से अधिक यौगिकों के मिश्रण को बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक या एक से अधिक यौगिकों के मिश्रण को बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। बिस्मांगी मिश्रण के विभिन्न भागों में अनेक अवयवी पदार्थ का गुण एक समान नहीं होते। ठीक है, एक समान नहीं होते हैं। इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, आयोडीन युक्त नमक, ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा बिस्मांगी मिश्रण का। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, अपने मस्तिष्क का यूज करो कि भाई ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल में नहीं घुलता है। तो जो जल में नहीं घुलता है वो बताना है। ए ऑप्शन है दूध, बी ऑप्शन है अल्कोहल, सी ऑप्शन है शहद और डी ऑप्शन है तेल। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तेल। क्या हो जाएगा? तेल। जल में नहीं घुलेगा तो जल में तेल नहीं घुलता है, बकाया दूध भी घुल जाएगा जल में, और शराब अल्कोहल यानी शराब तो आप जल में घोल के पीते ही हो, और शहद भी घुल जाएगा, लेकिन जो तेल है तेल ये जल में नहीं घुलता है, ये जल की सतह पर तैरता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट समझो आप। अगला पॉइंट है निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें, देखो पहले लेते हैं जल की। अगर आप जल की बात करोगे तो जल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। और यहाँ पे कह रहा है, देखो क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। अब यहाँ पे बात करोगे H2O की तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये तो अलग अलग हो गए, इसलिए हमारा जल वाला नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है, अणुसूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है CO2। तो CO2 में देखो कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे भी क्या हो गया, कहानी अलग अलग हो गई, तो ये भी नहीं होगा। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गई और यहाँ पे सल्फर हो गई, अलग अलग हो गया, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। क्या होता है? O2, यानी O + O बराबर क्या इक्वल टू क्या हो गया, ये O2 हो गया। यहाँ पे देखो क्या कह रहा था, निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। देखो एक ही प्रकार के हैं, ये बिल्कुल समान हैं, तो ये ऑक्सीजन वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जा सकता है। किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जा सकता है। ए ऑप्शन है अपसादन, बी ऑप्शन है निस्तारण, सी ऑप्शन है आसवन और डी ऑप्शन है बाष्पन। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाष्पन। क्या हो जाएगा? बाष्पन। किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जा सकता है, तो वो है बाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो आप। कह रहा है इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछ रहा है निम्न में से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है, यानी 3 हैं और 1 नहीं है। जो नहीं है वही आपको बतानी है।
इनमें से किसी प्रकार से 3 विधियां जो हैं वो सांद्रण की विधियां हैं। पहला ऑप्शन है फेन प्लिबन विधि, बी ऑप्शन है चुंबकीय विधि, सी ऑप्शन है निस्तापन, चौथा है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है ये आपको बताना है। अगर हम फेन प्लिबन विधि की बात करें तो ये सांद्रण की विधि है, और चुंबकीय विधि करें तो ये भी सांद्रण की विधि है, और गुरुत्वीय पृथक्करण की बात करें तो गुरुत्वीय पृथक्करण भी सांद्रण की विधि है। लेकिन जो निस्तापन है, निस्तापन ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निस्तापन जो है ये सांद्रण की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, समझो इस क्वेश्चन को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। अब देखो आपसे यौगिक पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको भाई यौगिक की परिभाषा पता होनी चाहिए, तभी आप इसका एग्जाम्पल बता पाओगे। तो यौगिक की जो परिभाषा होती है वो होती है 2 या 2 से अधिक तत्वों के सहयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्या आप लिखोगे सीधे 2 या 2 से अधिक, क्या भाई 2 या 2 से अधिक तत्वों के सहयोग से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में देखो ग्लूकोज लेता हूं, क्या लेता हूं, ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है आपको पता है कि ग्लूकोज यह कार्बोहाइड्रेट का एल्डिहाइड कार्बनिक व्युत्पन्न है। ठीक है। जिसका जो अणु सूत्र होता है ग्लूकोज का वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो अणु सूत्र होता है इसका C6H12 और O6। ये ग्लूकोज का भी है और फ्रक्टोज का भी है। अब जो परिभाषा आपने याद करी थी वो करी थी 2 या 2 से अधिक तत्वों के सहयोग से बने पदार्थ। यहाँ पे देखो कितने तत्व हैं, यहाँ पे कार्बन 1 तत्व हो गया, हाइड्रोजन 2 तत्व हो गए, ऑक्सीजन 3 तत्व हो गए। तो ये 2 या 2 से अधिक तो भैया 3 तत्वों से मिलकर बना है। कौन बना है, ग्लूकोज। कौन बना है, ग्लूकोज। ठीक है। तो यौगिक जो है वो ग्लूकोज है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए अगली स्लाइड को समझिए आप। देखो प्रसभेद पदार्थ, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। कौन कौन से भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और निर्जल फेरिक क्लोराइड। अब नेक्स्ट है आर्द्रताग्राही। तो आर्द्रताग्राही क्या है, निर्जल कॉपर सल्फेट, बिना बुझा हुआ चूना और निर्जल सोडियम कार्बोनेट। समाकृतिक है, तो समाकृतिक क्या है, फेरस सल्फेट FeSO4। क्या है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का जो फार्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। और जिंक सल्फेट, ये आपको ध्यान रखने हैं, समाकृतिक है। इसकी भी स्लाइड, ये वाली जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये भी आपके क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसको आराम से समझना। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, मोलों की संख्या। अगर मैं इसका सूत्र बता दूं तो शायद आप इसको करना आसान समझ जाओ, आसानी होगी। ठीक है। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या, तो सीधे सीधे अगर मैं आपसे मोलों की संख्या की बात करूं तो मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है भाई, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा अपॉन पदार्थ का अणुभार। क्या होता है, पदार्थ की मात्रा अपॉन पदार्थ का अणुभार। ये फार्मूला आप लगाओगे, आंकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा समझो। ये है देखो SO2, क्या भैया SO2 है, ये है SO2। ठीक। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो जो सल्फर का परमाणु सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो होता है 32। कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार 32। और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16। अब ऑक्सीजन कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है। तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32। तो ये भी कितना हो जाएगा, 32। ठीक है। और 32 और 32 कितना हो जाएगा, 64।
एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये 32 कहाँ से आया, ये 32 और 32 कैसे आ रहा है। देखो भैया, जो सल्फर है, सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो होता है 32, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और 16 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 दूनी 32। अब 32 और 32 कितने होते हैं, 64। तो सीधे सीधी बात है भाई, पदार्थ का जो अणु है ना, पदार्थ का जो अणु भार है वो तो हो जाएगा 64, और जो पदार्थ की मात्रा रह गई, तो ये तो क्वेश्चन में दे रखी है 128। कितनी दे रखी है, 128। तो सीधे सीधे हम निकाल लेंगे भाई 128 बटे 64। जब आप 64 से 128 को डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा 2, तो आपका हो जाएगा 2 मोल। अब आप ऑप्शन में देखो 2 मोल हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, 2 मोल हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे मोलों की संख्या निकालने वाला हो, तो मोलों की संख्या आप आराम से निकाल सकते हो, जैसा कि हमने आपको बताया। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इस स्लाइड को भी आपको मिस नहीं करना है। पेपर में पूछा गया है लाल फास्फोरस, जो हेडिंग है आपकी वो भी लाल फास्फोरस ही है। लाल फास्फोरस के बारे में जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है। देखो, जो लाल फास्फोरस होता है वो गंधहीन लाल रंग का क्रिस्टलीय चूड़ है, यह विषैला नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है भाई, जो लाल फास्फोरस है ये विषैला नहीं होता है। और दिखाई कैसा पड़ता है, तो ये होता कैसा है, तो भाई लाल फास्फोरस गंधहीन लाल रंग का क्रिस्टलीय चूड़ है। सेकेंड पॉइंट समझो, यह जल CH2 बेंजीन ईथर में अघुलनशील है। यानी जब आप लाल फास्फोरस को ईथर में घोलोगे तो ये घुलेगा नहीं, अघुलनशील है बेंजीन के साथ, और ये जल CH2 के साथ, इन तीनों के साथ क्या है, अघुलनशील है। अगला जो पॉइंट बनता है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है, इस वाले पॉइंट से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल फास्फोरस चूहे मारने की दवा बनाने में और आतिशबाजी का सामान बनाने में तथा विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आता है। तो लाल फास्फोरस का जो यूज है, ठीक है, जो उपयोग है, वो उपयोग क्या है, तो लाल फास्फोरस भाई ध्यान रखना है, चूहा मारने की दवा बनाने में और आतिशबाजी का सामान बनाने में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। दिया सलाई यानी माचिस, जो आप माचिस जलाने का काम करते हो, तो माचिस बनाने में जो तीलियों का सिरा है, तीलियों का जो सिरा है, ठीक है, उस पर भी क्या है, लाल फास्फोरस जो है वो लगा रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दे रखा है देखो, KClO3 Pb3O4 Sb2H3 और गोंद का मिश्रण लगाते हैं। किस पर, ये माचिस है, और माचिस की इस टिप पर, तभी आप आराम से माचिस को जला लेते हो। अब देखो यहाँ पे माचिस के रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस SbS3 कांच चूड़ लगाते हैं। ये जो टिप है, माचिस की तीली की टिप है, इस टिप के ऊपर की बात कर रहा है, और ये आपकी रही लाल फास्फोरस की संरचना। तो भैया पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, पेपर में स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है। तो लाल फास्फोरस की ये आपकी स्ट्रक्चर मैंने सामने दे दी है, इसको आपको समझना है किस तरह की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ ली। अब लाल फास्फोरस हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे काला फास्फोरस की ओर। देखो बच्चों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। मैंने देखो यूपी कैडेट के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप यूपी कैडेट की प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे टेस्ट आप लगा लीजिए, आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। आप आराम से पढ़िए, बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रही है, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन समझो, काला फास्फोरस। तो भाई काला फास्फोरस के बारे में समझिए। जब लाल फास्फोरस को 1803 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। काला फास्फोरस दो रूपों में पाया जाता है, अल्फा काला फास्फोरस और बीटा काला फास्फोरस।
अब काला फास्फोरस है, उसके दो फॉर्म्स हैं, दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है अल्फा काला फास्फोरस और दूसरा है बीटा काला फास्फोरस। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट भी समझो आप भाई, सफ़ेद फास्फोरस को 475 केल्विन पर, क्या कह रहा है, सफ़ेद फास्फोरस को 475 केल्विन पर गर्म करने पर बीटा फास्फोरस यानी बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है काला फास्फोरस परतों के रूप में पाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है जो काला फास्फोरस है वो परतों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें धात्विक चमक होती है। जो काला फास्फोरस है इसमें धात्विक चमक होती है और ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक स्थायी रहता है। क्या रहता है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक स्थायी रहता है। अगला जो वो फास्फोरस है वो है बैंगनी फास्फोरस। तो भाई बैंगनी फास्फोरस के बारे में भी आप समझ लो। सफ़ेद फास्फोरस को Na की सूक्ष्म मात्रा के साथ उच्च दाब तथा 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो बैंगनी फास्फोरस प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी सफ़ेद फास्फोरस को जब आप सोडियम की सूक्ष्म मात्रा के साथ उच्च दाब तथा 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो आपको बैंगनी फास्फोरस प्राप्त हो जाएगा। अगला है सिंदूरी फास्फोरस। क्या है? सिंदूरी फास्फोरस। अब देखो सिंदूरी फास्फोरस क्या है उसके बारे में भी आप समझ लो। सफ़ेद फास्फोरस को 10% NaOH विलयन के साथ 10 से 11 घंटे तक उबालने पर सिंदूरी फास्फोरस प्राप्त होता है। तो सिंदूरी फास्फोरस कैसे प्राप्त होता है आपने समझ लिया। जो सफ़ेद फास्फोरस है इसको 10% NaOH विलयन के साथ, इस विलयन के साथ आपको कितने से 10 से 11 घंटे तक लगभग उबालोगे। उबालने के बाद आपको सिंदूरी फास्फोरस प्राप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है यह वायु में रखने पर ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या है? सिंदूरी फास्फोरस यह वायु में रखने पर क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ये आपको सारे पॉइंट मैंने आपको कवर करा दिए। ये पूरी वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है। लगभग 30 मिनट की वीडियो है और 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मैंने करा दिए आपको। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। वीडियो आपको इसी तरह की चाहिए तो इस तरह की वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। वहाँ पे ये PDF बिल्कुल निःशुल्क मिलती है, बिल्कुल फ्री मिलती है। तो आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में आप आराम से पढ़ सकते हैं। बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।